टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमने पूछा था, हाल ही में लालजी टंडन का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा? इस प्रश्न का सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। 5 दशकों के अपने करियर में लालजी टंडन ने 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में काम किया। इसके अलावा 1996 से 2009 के बीच 3 कार्यकालों के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में काम किया। साथ ही 15वीं लोकसभा में उन्होंने सांसद के रूप में भी काम किया। मध्य प्रदेश के अलावा लालजी टंडन बिहार के भी राज्यपाल के रूप में काम कर चुके थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई? सही जवाब है इसका 22 जुलाई। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम है मूव टुगेदर टू एंड पार्किंसंस डिजीज और इस साल के इस दिवस के कैंपेन की थीम है आवर ब्रेन आवर फ्यूचर। यह दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा इंटरनेशनल पार्किंसंस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी की साझेदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना 22 जुलाई 1957 के दिन की गई थी। इसी समिति द्वारा विश्व मस्तिष्क दिवस मनाए जाने की वकालत की गई थी। इसके बाद ब्रेन हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से 22 सितंबर 2013 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई और 22 जुलाई 2014 को पहला वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जुलाई। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत की। इस पहल की शुरुआत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करने के मकसद से की गई है। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 844-844-0632 मनोदर्पण का एक विशेष वेब पेज और एक हैंडबुक का उद्घाटन भी मनोदर्पण पहल के हिस्से के रूप में किया गया। इस हेल्पलाइन के माध्यम से छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए टेली काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 3, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 अब सामान्य परिचालन स्थिति यानी क्रिटिकल में आ गया है।
इस सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को बधाई दी। 700 मेगावाट का काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 मेक इन इंडिया का एक उदाहरण है। यह काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तीसरी यूनिट है। यह संयंत्र गुजरात राज्य में सूरत के पास स्थित है। इसकी पहली यूनिट का परिचालन 6 मई 1993 को और दूसरी यूनिट का परिचालन सितंबर 1995 में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन नामक दवा को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, अमेरिका या फिर जापान, और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में जापान ने कोरोना के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन नामक दवा को मंजूरी दी। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे एक सस्ते और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉयड के रूप में कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी दी है। गौरतलब है कि इस दवा का कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए पहला ट्रायल ब्रिटेन में किया गया था। ट्रायल के बाद पता चला है कि इस दवा के उपयोग ने कोरोना मरीजों में मृत्यु दर को कम करके दिखाया है। यह दवा ओरली या इंजेक्शन के जरिए दी जा सकती है। इस दवा का उपयोग आमतौर पर एलर्जी, गठिया, अस्थमा सहित अन्य स्थितियों में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। पांचवा सवाल है, हाल ही में किसे मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी या फिर नादिया मुराद? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। हाल ही में स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को ह्यूमैनिटी के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार दिया गया। उन्हें इस पुरस्कार के तहत 1 मिलियन यूरो की धनराशि दी गई, जिसका डॉलर में मूल्य 1.14 मिलियन डॉलर है। ग्रेटा ने यह धनराशि ऐसे संगठनों और परियोजनाओं को दान करने की घोषणा की है जो क्लाइमेट क्राइसिस और इकोलॉजिकल क्राइसिस से प्रभावित लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब छठा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1767 से 69 के बीच मराठों तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया था। दूसरा कथन है, दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 1767 और 69 के बीच मराठों और निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद ही निजाम और हैदर अली के बीच मित्रता हो गई। अंग्रेजों ने अपनी हार देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि के बाद समाप्त हो गया। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया और युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात भी स्वीकार की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अब सातवां सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन टीपू सुल्तान के संबंध में सही है या है? पहला कथन है, टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुसार संगठित किया तथा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। दूसरा कथन है, टीपू ने अपने पिता हैदर अली के ही समान बादशाह की उपाधि धारण नहीं की तथा अपने नाम से सिक्के जारी नहीं किए। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बना। टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक काल को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से सिक्के जारी किए। तो इस तरह दूसरा कथन गलत हो जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने सैनिक संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुसार संगठित किया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तत्वों को भी अपनाया। 1796 में अंग्रेजी नौसेना से मुकाबले के उद्देश्य से टीपू सुल्तान ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। उसने मोलिदाबाद, वाजिदाबाद, मंगलौर आदि में पोत निर्माण घाट यानी डॉकयार्ड का निर्माण कराया। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आठवां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। दूसरा कथन है मई 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए इस युद्ध में मारा गया। तीसरा कथन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उपरोक्त में से कौन से कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है इसका उपरोक्त सभी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक बार फिर अधिकार क्षेत्र और अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के कई प्रयास किए। मई 1799 में टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन पुरंदर की संधि के बारे में सही है या है? पहला कथन है इस संधि में यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी। और दूसरा कथन है पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। सूरत की संधि के तहत कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में जब एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची तो मराठों ने इसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि मई 1775 में आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेनाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें मराठों की पराजय हुई। पूना में मराठों का अधिकार बना रहा तथा युद्ध के पश्चात पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के तहत यह निश्चित किया गया कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, लेकिन सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहा। पुरंदर की संधि कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न में ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। 10वां सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से संपन्न हुई। दूसरा कथन है बड़गांव की संधि वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए अपमानजनक संधि मानी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। बड़गांव की संधि के तहत 1773 के बाद बंबई सरकार द्वारा विजित सारे मराठा क्षेत्र वापस करने पड़े। वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए यह काफ़ी अपमानजनक संधि थी, जिस कारण उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। बाद में अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में संपन्न हुई। तो इस तरह इस प्रश्न के दोनों कथन सही हैं। अब आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओडिशा के बालासोर से हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना नामक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का नया नाम क्या है? ध्रुव, रुद्र, ध्रुवास्त्र या फिर रुद्राक्ष? तो इस सवाल का जवाब आप हमें बताइए। इस सवाल के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।